जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीए फाउंडेशन ट्रेंड। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी पूछा था कि क्या आपको लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो आप सभी का उस पोल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने कहा कि भैया हाँ, वो हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए कि कहाँ हम स्पेसिफिकली टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करें कि लॉ में हमको 60 में आउट ऑफ 50 60 में तो भैया 50 प्लस गारंटी मिल जाए। तो ये वीडियो में मैं आपको एक-एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि कहाँ तुमको स्पेसिफिकली फोकस करना है और कहाँ तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि ये है तुम्हारा 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ का पेपर, जो कि बिजनेस लॉ और बीसीआर 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है? 2 भाग में बटा हुआ है और इसमें आपको कैसे-कैसे पढ़ना है, मैं आपको टोटल इन डेप्थ बताऊँगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना, ठीक है? जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा 5 यूनिट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और तुम्हारा कंपनीज एक्ट। मैंने तुमको स्ट्रैटेजी बताया था कि कैसे तुमको पढ़ना है। मैंने अब तुमको सबसे पहले बताया था कि भैया एलएलपी को करो या ना करो, लेकिन ये मेरा स्ट्रैटेजी था कि पहले तुमको छोटे चैप्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है? कंपनीज एक्ट को पहले करना है, इंडियन पार्टनरशिप को उसके बाद करना है, उसके बाद तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करना है और आखिरी में अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तो तुम एलएलपी कर सकते हो और नहीं भी करोगे तो कुछ कुछ छूट नहीं जाएगा या फिर तुम कुछ खो नहीं दोगे, ठीक है? 5 नंबर के लिए इतना पागल मत हो जाना, रादर देन कि तुम 22 नंबर का तुम प्रिपरेशन करो, ठीक है? तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक-एक पेज को जल्द से जल्द आपको बताएँगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कहाँ पे तुमको मेन फ़ोकस करना है। हम चाहते तो यहाँ पे तुमको रिव्यू दे सकते थे कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अकाउंट्स में मैंने किया था बट वहाँ पे मुझसे गलती ये हुआ कि मैंने लाइव सेशन में वो किया, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी हम लोग पेज पलट-पलट कर देखेंगे कि कहाँ फ़ोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 में, जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहले तो आपको फ़ोकस मेन करना है यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे तुमको ऑल अदर एसेंशियल्स जो है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एसेंशियल्स हैं, उस पे फ़ोकस करना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यार कहाँ पे तुमको मेन फ़ोकस करना है उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किसको फ़ोकस करना है, इन सभी चीज़ों पे उतना दिमाग मत लगाना, सिर्फ वाइट टेबल को ध्यान से देख लेना और वाइट को देख लेना, ठीक है? आगे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में आता है तुम्हारा एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और टैसिट और क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो यहाँ पे तुमको इम्प्लाइड पे फ़ोकस करना है, उसके बाद टैसिट कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुमको ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल है, जो तुमको टॉपिक दिया हुआ है, वो बड़ा इजीली तुम क्लियर कर लोगे कि यार क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रपोजल मतलब कि ऑफर में। तो ऑफर को भैया तुम मीनिंग करो चाहे नहीं करो, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और तुम्हारा ये एक्स्ट्रा भी आता है कि यार केस लॉ बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे मेन फोकस करना है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट जो है उसको मेन फोकस करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो काइंड्स ऑफ ऑफर में। काइंड्स ऑफ ऑफर में सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस तुमको करना है ये जनरल ऑफर में, जिसका केस लॉ है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वेल कंपनी। डायरेक्ट केस लॉ बन के आएगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आएगा, तो इस केस लॉ को जरूर से पढ़ना। उसके बाद अगर हम लोग मेन बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफर को भी बढ़िया से देखना, इसका एग्जाम्पल पढ़ना, ठीक है? उसके बाद ऑफर का भी जितना भी एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको भी पढ़ना है, जितने भी वैलिड रूल्स एंड रिगार्डिंग हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो भैया आगे क्या क्या आता है। तो आगे में तुमको मेन फोकस करना है एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस का मीनिंग जरूर कर लेना, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के भी उठता है। उसके बाद जितना भी रूल्स रिगार्डिंग है वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए, उस पर फोकस करना है, जितना भी है सब करना है। देखो ये तुमको दिख रहा होगा बोल्ड ब्लैक में, तुमको हेडिंग दिख रहा है, ये हेडिंग नहीं, ये तुम्हारा एग्जामिनेशन में कीवर्ड बन के आएगा। ये जो अंदर का कंटेंट है इसमें तुम चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो हेडिंग है ये कीवर्ड है। यहाँ पे तुम अगर ये लिख दिए अपने पेपर में तो भैया तुमको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है?
उसके बाद क्या आता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये तो कर ही लोगे, इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इन 2 पॉइंट पे फोकस करना रिवोकेशन में। देखो, एज अगेंस्ट प्रपोजर और एज अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों हेडिंग को जरूर से करना। अब हम लोग यूनिट 2 में आते हैं कि यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है ऐसे वीडियो बनाने में। कंसिडरेशन पे आता है तो कंसिडरेशन का मीनिंग जरूर से कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के आता है 5 से 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंसिडरेशन का जितने भी लीगल रूल्स रिगार्डिंग है, जैसे कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर्ड परमिशन, इसका हेडिंग देखना, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना, उसका केस लॉ जरूर से पढ़ना, ये सभी केस लॉ जरूर से पढ़ना। कम्युनिकेशन में मूव फ्रॉम प्रॉम्सी और एनी अदर पर्सन, इसका केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से करना, सारे पॉइंट्स को क्लियर करना। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सीयू बाई थर्ड पार्टी भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना इन जनरल रूल में, मेन इसका एक्सेप्शंस है। देखो, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ ट्रस्ट, इन केस ऑफ मैरिज, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी पॉइंट को अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वही है विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एक्सेप्शंस को विथ एग्जांपल, विथ इसका जो केस लॉ दिया हुआ होगा उसके साथ करना। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार जल्द से जल्द सारा चीज़ बता दूं जो जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बशर्त ये है कि वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहना। कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में पूरा किताब आपको मैं दिखा दूं कि कहाँ फोकस करना है। अब आते हैं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ फोकस करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है लॉ रिलेटिंग टू माइनर अग्रीमेंट एंड पोजिशन ऑफ माइनर, ठीक है। उसके बाद तुमको कहाँ फोकस करना है, उसके बाद तुमको पर्सन ऑफ साउंड माइंड यहाँ पे फोकस करना है, सेक्शन 12 में है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्वालीफाइड पर्सन, इसको भी जरूर से करना। और उसके बाद अगर हम लोग यूनिट 3 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझें तो फ्री कंसेंट में तुमको सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस करना है, सबसे ज़्यादा तुमको फोकस करना है इनके एक्सेप्शंस में, जहाँ पे पॉइंट्स आता है कोर्सीन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ठीक है। अब इसके जो फ्री कंसेंट का जो एलिमेंट है, इसमें देखो कोर्सीन है, कोर्सीन का जो इफेक्ट है, देखो ये 4 पॉइंट, कम्युनिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट, ये 4 पॉइंट जरूर से करना। इसका इफेक्ट्स भी आता है, ये देखो, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, ये देखो, कोर्सीन का जो इफेक्ट है इसको जरूर से करना। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस में अंडर इन्फ्लुएंस का मीनिंग अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट निकल कर आता है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है तुम्हारा अंडर इन्फ्लुएंस में। तो ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स को जरूर से करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो यार क्या इंपॉर्टेंट है, तो फ्रॉड में सबसे ज़्यादा फोकस ये करना है कि तुमको फ्रॉड में ये पॉइंट पे मेन फोकस करना है, मर्ज साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है। उसके बाद तुमको इसका जो एक्सेप्शंस है, साइलेंस इज फ्रॉड, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्कीप, यहाँ पे इसको फोकस करना है। उसके बाद हम लोग आगे जाएं तो आगे में यहाँ पे बोल रहा है द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, इस पर भी फोकस करना। उसके बाद हम लोग मेन फोकस करना है तो मिस्टेक पे। देखो, मिस्टेक भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरी भी बन के आएगा और तुम्हारा केस लॉ बन के भी आएगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के भी आएगा, ठीक है। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे करना है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, जहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक होगा और यूनिलैटरल मिस्टेक होगा। दोनों मिस्टेक में क्या क्या तुमको इफेक्ट्स दिख रहा है इस सब लिस्ट में, इन सभी चीज़ों के बारे में जरूर से पढ़ना, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। यहाँ पे देखो, ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट तुमको इसका जो कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे देखो फॉरबिडन बाय लॉ, यहाँ पे तुमको इसको जरूर से पढ़ना है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन, ठीक है। जहाँ पे बोला फॉरबिडन ऑफ लॉ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉडुलेंट, यहाँ पे तुमको ये सारे पॉइंट्स पे फोकस करना है। उसके बाद अगर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको ये है वाइड अग्रीमेंट। और ये जो वाइड अग्रीमेंट का जितने भी एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेसली वाइड है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जाएँ तो आगे में भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेजरिंग अग्रीमेंट, जरूर से करना। वेजरिंग अग्रीमेंट का जो भी तुम्हारा एक्सेप्शंस बोलो या एसेंशियल्स एलिमेंट्स बोलो वेगर का, ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानना कि क्या क्या वेगरिंग ट्रांजेक्शन है और क्या क्या वेगरिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो से कुछ एक मैसेज मिल रहा होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा होगा कि कहाँ फोकस करना है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है सीए फाउंडेशन जून 2023 के लिए। तो ये वीडियो बनाने का काफ़ी अच्छा मकसद है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मकसद भी था कि यार तुमको बता दे कहाँ फोकस करना है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस तुमको करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आता है, जस्ट अ सेकेंड, ये तुम्हारा निकल कर आता है सेक्शन 37। तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो एक मीनिंग में आता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, जैसे प्रॉमिसर कर सकता है, एजेंट कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, थर्ड पार्टी कर सकता है, जॉइंट प्रॉमिसर कर सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुमको ये मत करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेशन एंड असाइनमेंट फालतू है। यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे तुमको प्रैक्टिकल बन के भी आएगा और थ्योरी भी बन के आएगा, जो कि सेक्शन 38 में आता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगला क्या करना है, तो सेक्शन 38, सेक्शन 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉमिसर ही मना कर सकता है, मना कर देता है परफॉर्मेंस से, और यहाँ पे प्रॉमिसर ऑफर करता है कि यार ऑफर कर रहा है लेकिन प्रॉमिसी उसको वो फैसिलिटी नहीं दे रहा है, तो प्रॉमिसर लाइबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिसर लाइबल होता है। अब देखो, यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर और प्रॉमिसी है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको पूरा से करना कि जॉइंट प्रॉमिसर का क्या लाइबिलिटी है, क्या राइट्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है, ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें तो भैया कहाँ पे तुमको फोकस करना है, सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। दो केस आता है, परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से करना। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसको भी जरूर से करना है। उसके बाद हम लोग जाने तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो तुमको छोड़ के नहीं जाना है, एट एनी कॉस्ट तुमको इसको करना है। अब आते हैं हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस टॉपिक को भी ज़रूर से पूरा करना है। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट पे, तो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे कि यार नेक्स्ट यूनिट पे क्या है। तो तुम्हारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ तुमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एंटीसिपेटरी ब्रीच समझ लेना। एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या है उसको जरूर से देखना, दो इफेक्ट आता है, उसको जरूर से अच्छे से करना। आगे चलें, तो आगे में अगर हम लोग ज़्यादा जाने तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 73, सेक्शन 24 फ्यू फॉर डैमेज और पेनल्टी का टॉपिक आता है, इसको जरूर से करना। और जितने भी प्रकार के डैमेज हैं, सारे डैमेज इंपॉर्टेंट है, जनरल हो गया, स्पेशल हो गया। स्पेशल खास कर करना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली अवेयर करना पड़ता है कि दूसरे पार्टी को कि यार ऐसा ऐसा डैमेज भी हो सकता है, अगर अवेयर किया तब तुम्हारा डैमेज क्लेम होगा, ठीक है। मैं तुमको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताते रहूँ कि कहाँ कहाँ फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग जाएंगे, तो नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग ये पेनल्टी और लिक्विडेशन भी जरूर से करना। यूनिट 6 में सीधे जाएँ तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अच्छे से कर लेना, कहाँ का क्या क्या उसका एसेंशियल एलिमेंट्स है तुम्हारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक। फिर रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट, इसको भी करना है। अब देखो तुमको आगे क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर से बन के उठता है। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या केसेस है, कहाँ कहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है, ये सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। जैसे क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन, ये सारे तुमको केसेस को अच्छे से पढ़ना है। इसका एक्सेप्शन से भी पढ़ना है, इसका तुमको केस लॉ भी पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कहाँ फोकस करें देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले तो मीनिंग तो कर ही लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एग्जिस्टिंग गुड्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 3 भाग में बटा हुआ है, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। ये सारे गुड्स के बारे में तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। अब आगे जाते हैं, तो आगे में भैया क्या चाहिए, तो डिलीवरी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तीनों डिलीवरी क्या क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग जाने, तो भैया आगे क्या इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी तो पता ही होगा यार, जनरल प्रॉपर्टी होता है और एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, अच्छे से पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स एंड अग्रीमेंट टू सेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है और तुम्हारा अग्रीमेंट टू सेल क्या है, इसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स भी होते हैं, उसके बारे में भी तुमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
अब देखो आगे हम लोग देखें तो आगे हम लोग एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राइस कैसे एसर्टेन करेगा सेलर, ये इसमें पॉइंट दिया हुआ है, 1-2 पॉइंट है। इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है और इसका एक्सेप्शंस भी दिया हुआ है, तो सारे चीज़ों को करना है। नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट पे क्या है, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी का मीनिंग अच्छे से करना। उसके बाद ये पता होना चाहिए तुमको कि यार डिफरेंस क्या है कंडीशन और वारंटी में, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, मतलब कंडीशन कब ट्रीट होगा वारंटी की तरह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर से उठ के आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन तुम्हारा है, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सारे एक्सेप्शंस को अच्छे से करना, सारे केसेस को अच्छे से करना। इम्प्लाइड वारंटी में 4-5 केस है, इसको भी अच्छे से करना। कैविएट एम्प्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा और तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन के आएगा, तो अच्छे से करना है और इसका एक्सेप्शंस भी पूरा करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, सेल्स ऑफ गुड टैक्स का, जो कि है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड। तो यहाँ पे कहाँ फोकस करना है, तो इस पर जरूर फोकस करना, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि कब प्रॉपर्टी पास होगा, ये सारे पॉइंट को अच्छे से करना। स्पेसिफिक गुड्स है तो कब ट्रांसफर होगा गुड्स, कब ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, ये सभी पॉइंट्स में दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से करना है। और आगे हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है तुम्हारा, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से करना। फिर इसमें तुम्हारा एक्सेप्शंस आता है, इसका ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल का एक्सेप्शंस भी जरूर करना, जिसमें सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट होता है और भी जितने पॉइंट्स हैं सारे को करना। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म कब किया जाएगा, इसको भी अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो डिलीवरी के बारे में दिया हुआ है, ड्यूटीज़ क्या होगा, ये सभी पॉइंट्स को भी अच्छे से करना है, ठीक है। डिलीवरी के बारे में खास कर ये रूल्स रिगार्डिंग है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स सेक्शन 33 से 41 है। सारे डिलीवरी का जितना भी रूल है इन सभी को अच्छे से करना। डायरेक्ट थ्योरी भी पूछेगा 5 नंबर का और तुमको केस लॉ भी बना के देगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हम लोग इम्पोर्टेंट देखें तो इस यूनिट में तो दिख नहीं रहा है, अनपेड सेलर लास्ट यूनिट है। यहाँ पे तुमको अच्छे से पता होना चाहिए राइट्स क्या है अनपेड सेलर का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अब राइट्स ऑफ अनपेड सेलर तो होगा ही, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो तुमको करना ही है। उसके बाद क्या करना है कि यार बायर का भी क्या राइट्स है, तुमको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल का जितना भी रूल्स रिगार्डिंग, खासकर रूल्स, ऑक्शन सेल का जितना रूल है तुमको सब करना है अच्छे से। अब देखो उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कौन यूनिट दिखता है, उसके बाद हम लोग देखें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 16 नंबर उठ के रिजर्व आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, मीनिंग तो सबको पता है, हटा इसको। एसेंशियल एलिमेंट्स पूरा पता होना चाहिए, 5 गो होता है, 5 पता होना चाहिए, ठीक है। फिर तुम्हारा ये जो तुम्हारा एसेंशियल एलिमेंट्स में भी आता है तुम्हारा, खास कर यहाँ पे एक पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तुम्हारा एक है तुम्हारा बिजनेस कैरीड ऑन बाय और एनी वन एक्ट, इसका हर एक पॉइंट तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका एक केस लॉ भी आता है, केडी कामनाथ एंड कंपनी, अच्छे से पढ़ना। फिर 2 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 पॉइंट आएगा, अग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैरीड ऑन बाय और अल्टीमेटली इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब डिफरेंस वगैरह करना चाहो तो कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या फोकस करना है, यहाँ पे मेन पार्टनरशिप में तुमको फोकस करना होगा कि यार यहाँ पे तुमको मेन फोकस करना है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में तुमको कहाँ फोकस करना है, यहाँ पे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहाँ पे मैं देखो दोस्तों एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि यार कहाँ फोकस करना मेन, ठीक है। अब देखो सेकंड आ गया रिलेशन बिटवीन पार्टीज, यहाँ पे जनरल ड्यूटीज को भूलना मत, जरूर से करना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन के आएगा और प्रैक्टिकल भी बन के आएगा। उसके बाद हम लोग देखें तो इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद हम लोग देखें तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गुडविल भी आता है, इसमें थोड़ा पार्टनरशिप का फर्म का भी प्रॉपर्टी आता है और पार्टनर्स का भी प्रॉपर्टी आता है, तो सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी जरूर से करना है।
उसके बाद हम लोग देखें कि क्या है, तो सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, इसको भी ज़रूर से करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि यार कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो रिलेशन ऑफ पार्टीज टू थर्ड पार्टी, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ पे तुमको ज़्यादा फोकस करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा तुमको फोकस करना है इम्प्लाइड अथॉरिटी पे फोकस करना है, जो कि सेक्शन 19 में आता है और सेक्शन 22 में भी बताया गया है, ठीक है। इसका जितना भी एक्सेप्शंस है, जैसे सबमिट अ डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन वाला जो केस आता है, सारे एक्सेप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर। कहाँ पे पार्टनर्स को अथॉरिटी बढ़ाया जाता है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सेक्शन 20 में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में क्या दे सकते हैं कि भैया लायबिलिटी और इफेक्ट ऑफ एडमिशन, ये सब फालतू है। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, खास कर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करें तो यहाँ पे तुमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 29, जो कि पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है जो ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में बात किया जाता है। तो सेक्शन 29 इम्पॉर्टेंट है। अब माइनर का पोजीशन भी बताया गया है, तो माइनर का जो पोजीशन है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन माइनर पोजीशन का इसमें कुछ राइट्स दिया हुआ है और लायबिलिटीज़ दिया हुआ है। वो एक एक नंबर और दो दो नंबर का पूछता है छोटे छोटे पॉइंट में, कि कब राइट्स मिलेगा, आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी में क्या होगा राइट्स, ये सब पूछता है एक दो नंबर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से करना है। उसके बाद क्या है, तो लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन और कमिंग आउट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ज़्यादा ध्यान मत देना यार, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वहीं पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो जस्ट सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर सेक्शन 34 में बताया गया है। जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसके बारे में जरूर से पढ़ना, इसका जितना भी रूल्स है वो भी पढ़ना तुम। और उसके बाद सेक्शन 35 में बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, डिसीज्ड हो जाता है, तो उसमें क्या राइट्स होगा, उसके एग्जीक्यूटर का, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, तो उन सभी चीज़ों के बारे में तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको सेक्शन 37 में बोल रहा है कि राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 37, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं पार्टनरशिप का। तो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। जैसे सेकेंड रजिस्ट्रेशन एंड रेजोल्यूशन, देखो कहाँ पे तुमको स्पेसिफिकली फोकस करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के ज़रूर से पढ़ना कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। सेक्शन 58 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होता है, और यहाँ पे जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसको ज़रूर से याद करना। उसके बाद सेक्शन 59 में जब ये माना जाता है कि हाँ यार, ये सारा जो डॉक्यूमेंट जो दिया है ये सभी वैलिड है और कोई किसी भी प्रकार को दिक्कत नहीं, तो सेक्शन 59 के तहत उसको रजिस्टर कर दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में, ठीक है। तो इसको ज़रूर से करना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69, जितने भी कॉन्सिक्वेंस है सारे चीज़ों को पढ़ना, और इस कॉन्सिक्वेंस का भी एक्सेप्शन है, इसको भी अच्छे से करना। यहाँ से तुमको केस लॉ बन के आएगा, लिख के ले लो। फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डिसोल्यूशन होगा, तुमको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अंतर क्या है, ये डिफरेंस जरूर से करना, पूछ लेता है 2-4 नंबर का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के 6 नंबर का आएगा, भूलना मत कि इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको जरूर से करना, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन होने के बाद का परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है डिसोल्यूशन का, उसको जरूर से करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं LLP, इसको हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर तुमको 50 नंबर चाहिए तो भैया ये 5 नंबर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर 5 नंबर के लिए मर रहे हो तो ज़रूर से इसको कर लेना, कोई मना नहीं है। हम लोग अगले यूनिट पे आते हैं जो कि लास्ट यूनिट है। जस्ट सेकेंड दोस्तों, एक एक चीज़, आई होप दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रहा होगा। जानते हैं वीडियो लंबा हो गया, क्या करें यार, एक एक पॉइंट बता रहे हैं तुमको, कहाँ तुमको फोकस करना है। अब देखो कहाँ ये सब मीनिंग के चक्कर में मत पड़ना मेरे भाई, फालतू टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे तुमको फीचर्स ऑफ कंपनी जरूर से करना है, इसका जितना भी एक्सेप्शंस है ये सभी हाईलाइटेड वर्ड्स जो है इनको जरूर से करना है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो उसके बाद तुम्हारा कॉर्पोरेट विल छोड़ना ही नहीं है, 5 नंबर रिजर्व होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट विल का जितना भी केसेस होता है वो भी करना है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ एनिमी, ये सभी चीज़ ज़रूर से करना है जितना भी तुम्हारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का केसेस आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखें तो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसको जरूर से करना, और अनलिमिटेड कंपनी को करना, बाकी छोड़ देना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी का मीनिंग जरूर से करना, प्राइवेट कंपनी का जितना भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है उसको जरूर से करना। और ये जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है ना, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है, ये तुम्हारा कीवर्ड है। यहाँ पे तुमको बताया जा रहा है क्या राइट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल होना चाहिए, एक एक पॉइंट जरूर से करना। स्मॉल कंपनी को भी जरूर से करना, इसका एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए। अब देखो ओपीसी भी करना है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी भी करना है, ये भी 4 नंबर का आता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन से, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के भी उठेगा एसोसिएट कंपनी से। तो यहाँ पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल में, तो क्या बोल रहा है, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को फोकस करना, इस पर अमेंडमेंट आया हुआ है, जरूर से देख लेना। उसके बाद हम लोग देखें तो आगे क्या करना है, तो फॉरेन कंपनी तो तुमको सभी को पता है यार, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का कब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है कि कब वो लाइसेंस देगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। कब रिवोक करेगा, क्या क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होता है रिवोकेशन का, ये सभी चीज़ पता होना चाहिए। डोरमेंट कंपनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। निधि कंपनी भूल जाओ। अब आते हैं कि कहाँ तुमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आगे अगर और देखें तो यहाँ पे देखो हम लोग आते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्या क्या मोड होगा, ये सारे 3 पॉइंट को जरूर से करना। पब्लिक कंपनी में कितना लगेगा, प्राइवेट 1% में भी पता होना चाहिए। अब देखो कभी कभी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन से पूछ लेता है कि बताओ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। तो इनकॉर्पोरेशन का जितना भी तुम्हारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो प्रिस्क्राइब तुमको दिया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये प्रोसीजर है, ये सारे प्रोसीजर को तुमको अच्छे से पढ़ना है। और मान लो कब तुमको फॉल्स डॉक्यूमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसमें क्या क्या पनिशमेंट है, ये सभी चीज़ तुमको पता होना चाहिए। जैसे देखो 447 फ्रॉड के केस में बोल रहा है कि चार्ज होगा और पेनल्टी भी लगता है, ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं यार। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करना। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ये सब फालतू है, ज़्यादा ध्यान मत दो। सबसे ज़्यादा उसके बाद ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तुमको मीनिंग पता होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जितने भी पॉइंट्स है, ये जो टेबल देख रहे हो ना, ये भी इवन तो इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग, इसका कंटेंट तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट है, ये छोड़ना नहीं है, भूल जाना कि इसको छोड़ोगे। 6 नंबर रिजर्व रहेगा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन से। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो इफेक्ट है, जो यहाँ पे तुमको इफेक्ट दिख रहा है कुछ 4 पॉइंट्स, ये जरूर से करना है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस भी कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस का कुछ रूल्स रिगार्डिंग है कि क्या क्या कंटेंट होगा इसमें एलिमेंट्स, ये तभी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट माने तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल मैनेजमेंट, सीधे क्वेश्चन बन के आएगा डायरेक्ट थ्योरी या केस लॉ, ठीक है। और दोनों 5 नंबर या 6 नंबर का रिजर्व रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर ही के जाना है। ये सब टॉपिक नहीं, ये सब सूत्र है जो तुमको 60 में से 50 देगा, ठीक है। इसमें जितने भी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तुम सभी पता है, एक्सेप्शन है, इसका जितना भी तुम्हारा अंदर का जो मटेरियल फैक्ट्स है ना, उसको निकालो, उसके बारे में जानो, तब अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। इस केस लॉ को जरूर से पढ़ना, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉर्कवेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्सेप्शन जरूर करना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल मैनेजमेंट का। क्या क्या एक्सेप्शन है, जैसे एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, फाइनली हमने इस 29 से 30 मिनट के वीडियो में हमने तुम्हारे लॉ का पूरा किताब बता दिया है कि यार क्या इम्पोर्टेंट था, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप तुमको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और तुमको पता चल गया होगा कि तुमको चारों यूनिट, चारों चैप्टर में कहाँ फोकस करना है। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली यार लाइक करना, और अगर सीए फाउंडेशन जून 2023 देने जा रहे हो,
जो मैंने तुमको पूरा किताब बताया, एक-एक चीज़ बताया जो कोई नहीं बताता है कि यार कहाँ फ़ोकस करें, एक-एक पॉइंट भी बता दिए। अगर तुमको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।